हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2020-21। आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक सेट में करा चुका हूं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन को टेस्ट के भांति लेना है और अपना स्कोर भी बताना है। सभी अपडेटेड करेंट अफेयर आपको मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि 22 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है इसको कप्तान नियुक्त किया गया है। अभी आप जापान के राजधानी टोक्यो में देखिएगा, ओलंपिक के खेल की शुरुआत किया गया है 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक ये चलने वाला है, ठीक। और इसमें मनप्रीत सिंह जो थे, इन्हें आपको मेल कैटेगरी में जो पुरुष हॉकी टीम है इनका कप्तान चूज किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, ये 22 जून 2021 को इनको चूज किया गया था, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 2020 में ही टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के वजह से ये आपको 2021 में हो रहा है। और अगर महिला श्रेणी के पूछे कि महिला श्रेणी की कप्तान किसे है, तो रानी रामपाल को जो है ये महिला आपको जो हॉकी टीम के कप्तान को ये इसलिए चुना गया है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आप आराम से लगा लीजिएगा। ऐसे देखिए, कभी पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है, तो आपको हॉकी लगा दिया जाता है। अभी भारत का कोई भी राष्ट्रीय गेम नहीं है, पहले हॉकी था, लेकिन अभी भी आता है और हॉकी ऑप्शन में रहता है, तो आपको हॉकी ही लगाना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी जी का दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुई। गांधी जी ने दांडी यात्रा का आपको प्रारंभ किया था, नमक जो आपको टैक्स लगाया जाता था अंग्रेजों द्वारा नमक पर, उसे तोड़ने के लिए। तो दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं, एक ऐतिहासिक मार्च था आपको। और ये 22 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ शुरुआत किया गया था, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। और 6 अप्रैल 1930 को ये आपको पहुंचे थे वहाँ पर समुद्र के किनारे, और ये सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। एक पहले तो अपने हाथ में एक आपको एक मुट्ठी नमक लेते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं, और जैसे ही आपको वो नमक कानून टूटता है उसी समय से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, देखिए रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में, रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो कि एक बार बदल जाने के बाद पूर्णतः वही अवस्था में नहीं आ पाएंगे। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक बार बदलने के बाद वो पुनः वही अवस्था में आ सकते हैं, ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन में देख सकते हैं एक अलग ही उत्पाद बन जाता है बदलकर। ये रासायनिक परिवर्तन में आप देखिएगा, कागज का जलना एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जल में शक्कर घुलना, और जल को गर्म कीजिएगा तो जल गायब हो जाएगा, फिर शक्कर प्राप्त आप कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक। जल का जल प्राप्त होगा, शक्कर का शक्कर। वैसे ही आपको नरम लोहा का चुंबकत्व होना, गायब भी हो सकता है चुंबकत्व, तभी ये भी आपको जल में बर्फ के घनों का बनना, ये सभी आपको भौतिक परिवर्तन। ये कागज का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना रासायनिक भौतिक परिवर्तन दोनों होता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले आपके एग्जाम में। तीसरे के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। फैजी आंदोलन भी बोला जाता है इसे। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। हाजी शरीयतुल्लाह ने आपको इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। और अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो इंडियन आपको जो यूनिवर्सिटी भी उनके ही आपको देखिएगा नाम पर, मतलब उनके द्वारा ही ये शुरुआत किया गया था और बनाया गया था, जो अलीगढ़ में आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सर सैयद अहमद खान ने कहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, तो अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में, यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया है हाल ही में महिलाओं के टीकाकरण के लिए, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, कौन से, उत्तर प्रदेश, ठीक। ये उत्तर प्रदेश पर, इस पर अलग से आकर आपको ये 75 जिलों में स्पेशल पिंक बूथ बनाया गया है। और यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का ही वैक्सीनेशन होगा कोविड-19 के चलते, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का बाउंड्री अन्य राज्यों के साथ बहुत ज़्यादा लगता है। मीन्स की अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसका लगता है संख्या में, तो उत्तर प्रदेश का, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से ही कटकर 2000 में उत्तराखंड बना था, जिसकी राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश से ही कटकर बना था। और मध्य प्रदेश से कटकर 2000 में कौन बना था, छत्तीसगढ़ बना था। और बिहार से कटकर आपको कौन बना था, तो झारखंड बना था, ठीक। तेलंगाना की स्थापना जो हुआ है ये 2 जून 2014 को हुआ है, जो कि किससे कटकर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से कटकर हुआ है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नीलमो न्यूसीफेरा।
ये राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा जिसे कमल बोला जाता है। ठीक, राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, पैंथेरा टिग्रिस इसे बोला जाता है। ठीक, राष्ट्रीय फल जो हो जाता है ये मेंगेफेरा इंडिका हो जाएगा, और राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा ये बरगद हो जाता है, फाइकस बेसालेसिस, ये आपको हो जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की। कृष्णदेवराय जो थे ये किस नगर की स्थापना किए थे, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे महान शासक में इनका नाम आता है। ठीक, और ये विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना आपको देखिएगा हरिहर बुक्का का भी नाम आता है संस्थापक में। और इनके शासनकाल में आपको विजयनगर साम्राज्य ये आपको कहाँ पर हो जाएगा, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी, ये हो जाएगा बी इसके आंसर। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक स्थापना की थी, नागलापुर। ठीक, और इस इनके आपको देखिएगा 8 कवियों के श्रेष्ठ जो 8 कवि होते थे तेलुगु के, इनके दरबार में रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज भी बोला जाता है। ठीक, कृष्णदेवराय के ही दरबार में रहते थे वो सब, ये याद रखिएगा। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य के साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया भारत सरकार ने, तो ये किया गया था 1980 में। 1980 में, यह याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में। तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, खाने का नमक जिसे NaCl बोला जाता है, तो खाने के नमक किससे बनता है। खाने के नमक जिसे साधारण नमक भी बोला जाता है NaCl को ही, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। तो खाने का नमक का निर्माण मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के परस्पर क्रिया से होती है। ठीक, और ये आपको क्या हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार में, इसकी डी इसका आंसर हो जाएगा। परस्पर क्रिया से आपको खाने के नमक से बनता है, NaCl बनता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के मुख्यतः जो शैली होती है ये द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर होता है, और इनके जो द्वार होता है उसे बोला जाता है गोपुरम। क्या बोला जाता है, गोपुरम बोला जाता है। बहुत ही आकर्षक होता है। मीन्स कि या मान लीजिए यहाँ पर ये आपको विमान ऊपर लगाया जाता है, जो मंदिर को होता है उसे विमान बोला जाता है, और मान लीजिए यहाँ पर द्वार है। ठीक, तो इसे गोपुरम इसे बोला जाएगा। ठीक, ये शुरू में ही द्वार होता है, तो इसे गोपुरम बोला जाता है। ठीक, तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, ये आपको याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की ज़्यादातर जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बनी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। डगमारा जल विद्युत परियोजना वही नदी है जो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार के किस नदी पर, तो वही नदी है जो कि अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, और उत्तरी भारत में काफ़ी बाढ़ आता है इसमें। तो ये कौन सी नदी है, तो ये है आपको कोसी नदी। कोसी नदी पर यह बनाया जा रहा है डगमारा जल विद्युत परियोजना, जो कि NHPC के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ठीक, लगभग 25,000 करोड़ रुपया इसमें लगेगा, यहाँ से विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। देखिए, जो संवैधानिक उपचार दिए गए हैं ये आर्टिकल 32 के दिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन होता है ना, तो आपको इसके तहत 5 रीट जारी किया जाता है, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आपको पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, और उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, भाग 12 में आप देखिएगा आर्टिकल 300A में, और लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, अब 6 ही मौलिक अधिकार है, और संविधान के भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया, USA के संविधान से लिया गया है। और इसी में देखिएगा, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसी में एक 5 रीट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत, जिसे एक रीट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसे पोस्टमार्टम किसे, तो अधिकार परीक्षा को ही आपको यहाँ पर देखिएगा पोस्टमार्टम की संज्ञा दिया गया है। ठीक, तो न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए ये जारी किया जाता है। अतः इसी किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यक्रम में अवैध जो अधिकार कर लेते हैं, मान लीजिए कोई अवैध आकर वहाँ पर काम करने लग रहा है, तो वही पूछता है कि क्या अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट, तो अधिकार परीक्षा कहा जाता है, जिससे पोस्टमार्टम भी एक तरह से कहा जाता है। 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के जो भारत के आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान हैं उसमें संसद संशोधन कर सकती है, ये आपको बताना है किस बहुमत से।
तो अगर आया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के ए में देखिएगा कि संघ के राजभाषा के बारे में बताया गया है जो कि हिंदी होगा और आपको लिपि देवनागरी होगा। ठीक, आर्टिकल 343 के फर्स्ट में यह जानकारी दिया गया है। ठीक, अब देखिए आधिकारिक भाषा से संबंधित किसी महत्वपूर्ण संशोधन के लिए आपको एक पालन करना पड़ता है रीति का, जो कि आर्टिकल 368 के तहत आपको होता है। और ये आर्टिकल 368 के तहत आपको क्या होगा, 2/3 बहुमत से आपको ये काम करना पड़ेगा। किससे? 2/3 बहुमत से। ठीक, भाषा से जुड़े आपको प्रावधान, आधिकारिक भाषा जो कि है भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान को संसद संशोधन कर सकती है, संसद ही संशोधन करता है। और आर्टिकल 368 में संशोधन करने की प्रक्रिया है 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, देखिए मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया था। देखिए तृतीय आपात जब लागू हुआ था ना, तो उसी समय यह प्रावधान कर दिया गया था कि इनकी सिफारिश पर ही अब राष्ट्रपति आपात लागू कर सकते हैं और लिखित सिफारिश पर। ठीक, तो संविधान के मंत्रिमंडल जो कैबिनेट शब्द है एक ही बार प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के 3 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही आपात की घोषणा कर सकता है, वो भी लिखित परामर्श से। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर्टिकल 352 के 3 में यह दिया हुआ है। ठीक, देखिए जो आपात के प्रावधान है ना, ये 3 प्रकार के हमारे संविधान में है। जैसे आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात जो कि अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो अलग अलग राज्यों में लगता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार मतलब संचार जो होती है पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आपको किस मंडल द्वारा? तो ये इसका नाम है आयनन मंडल। आयनन मंडल की ऊंचाई जो होती है 80 से 640 किमी की होती है और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और इसी के कारण इसमें क्या होता है कि ये जो रेडियो तरंगें परिवर्तित की जाती है, जिससे रेडियो टेलीविजन चलता है, तो ये आयन मंडल हो जाएगा। ठीक, 15 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे निचला मंडल जो है ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है, ये याद रखिएगा। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ओजोन का, वो आपको CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन जो काम करता है, ये पराबैंगनी की सूरज के हानिकारक किरण को रोकता है। समताप मंडल में सभी आपको देखिएगा वायु, जेट विमान, ये सब जो है अच्छा जो शांत आपको दशा पाया जाता है वहाँ पर मौसमी, इसलिए ये सब हवाई जहाज, ये सब आपको जेट विमान समताप मंडल में ही दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये आपको असम को किया गया, अभी फिलहाल किया गया है। तो असम के दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। अब असम ये राज्य में ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान था, तो असम दूसरा ऐसे राज्य हो गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले पर कौन है? तो मध्य प्रदेश है। पहले पर मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, और दूसरे पर आपको असम हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। असम में काजीरंगा आपको जो मानस, ये सब जो आपको मिलेगा जो उद्यान, इसमें आपको एक सींग वाले गेंडे भी पाए जाते हैं। ठीक, काजीरंगा में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो द्वैध शासन प्रणाली के जनक जो माना जाता है सर लियोनिल काटिस को। सर लियोनिल काटिस, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, आ सकता है। सर लियोनिल काटिस 17 के आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। वनस्पति पेड़ पौधे मतलब कि उसमें पानी के स्थानांतरण के लिए कौन सी आपको जिम्मेदार होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो जाइलम जो होती है ये प्राय जिम्मेवार होती है, जाइलम। तो ये आपको क्या हो जाएगा? जाइलम एक का होता है, जाइलम को काष्ठ उत्तक भी बोला जाता है। ठीक, तो इसके आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, ये एक संवहनीय उत्तक होती है जो कि इसका 2 मुख्य कार्य होता है, एक तो जल और खनिज लवणों का संवहन करना और एक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। फिर होता है एक फ्लोएम। फ्लोएम का क्या है? तो फ्लोएम भी एक संवहन उत्तक है और इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। तो पानी को पहुंचाना आपको जाइलम द्वारा, जिसे काष्ठ उत्तक भी बोला जाता है, और फ्लोएम को खाद्य पदार्थ जो पत्ती उत्ती बनाते हैं अन्य भागों में पहुंचाना जाइलम उत्तक का काम होता है। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसके द्वारा लिखा गया था या बोला जाता था? ऑलवेज गाया जाता था इनके द्वारा।
ये आपको राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर ए हो जाएगा। और इन्हें आपको देखिएगा 1927 में फांसी दे दिया गया था, जो काकोरी कांड हुआ था ना 1925 में, उसी के कारण, ठीक। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की आपको जुड़े थे 1923 में, ये भी जुड़ गए थे। और फिर काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, और फिर इनको फांसी की सजा मिला था 1927 में, इनको फांसी दिया था बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची देखिए, ये आपको प्रावधान है, ये किस राज्य में लागू होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका फार्मूला एक लिखिएगा, आत्म, शॉर्ट फार्मूला होता है, सब लोग ये याद किया होगा मुझे लगता है, ये ATMM, आत्म, ये आपको हो सकता है इसका फार्मूला, ठीक। और ये अनुच्छेद 244 और 275 के फर्स्ट से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आत्म, इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक। इसमें 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान दिया गया है, ये लागू किया गया है, अनुसूचित जो प्रावधान है 6ठी वाला, ठीक। चलते हैं आगे। ये जनजातीय क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान है। और जनजातीय क्षेत्र से एक तो 5वीं अनुसूची है और 6ठी में पूर्वतन राज्यों का नाम दिया गया, जैसे कि असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये साफ साफ दे दिया है, ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नासा ने 2023 चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट का रोवर का नाम क्या होगा। इस रोबोट का रोवर का नाम हो जाएगा वाइपर, वाइपर हो जाएगा, ठीक। वाइपर है इसका नाम, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नासा ने वेलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सेलरेशन रोवर, ये आपको वाइपर, जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो वाइपर ही याद रखिएगा यहाँ पर आराम से। ये आपको किया गया है नासा द्वारा, 2023 पर जो मोबाइल आपको रोबोट भेजा गया है उसका रोवर का नाम है, भेजे जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था वो किस अधिनियम के तहत, या अखिल भारतीय भारत बनाने की भी योजना इस अधिनियम के तहत ही किया गया था। और ये सबसे बड़ा अधिनियम है, जो हमारे संविधान के 2/3 जो भाग है यहीं से लिया गया है। तो ये आपको कौन है, 1935 का अधिनियम, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, 1935 का अधिनियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलते हैं वो नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। और पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र कहलाता है, ये सहाद्री कहलाता है, ठीक। कौन कहलाता है, सहाद्री। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। मालाबार वाला तट, ये जो आपको होता है ना, जो केरल वाला तट है, उसे मालाबार बोला जाता है, ठीक। और नीलगिरी जो पर्वत यहाँ पर आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। तो सहाद्री, सहाद्री का ऊंची चोटी भी अनाईमुदी है, ये ध्यान में रखिएगा, इसके सर्वोच्च चोटी जो है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, ये हमारा राष्ट्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक। ये एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही मिलता है। और यहाँ पर शक्तिकांत दास इसके अभी आरबीआई के जो गवर्नर है। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, नए कार्यकारी निदेशक। ये पूछ रहा है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है जोस जे कट्टूर, जोस जे कट्टूर को किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। 24 का आंसर डी हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। किस आयोग के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में है, आपको उससे पहले आयोग बनाया गया था, हिल्टन आयोग, वही सिफारिश किया था। और इसका राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो ये आपको 1 जनवरी 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण आरबीआई का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। मीन्स कि संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, संसद में कौन कौन आ जाएंगे आपको, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। मीन्स कि अधिकारी सदस्य नहीं होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, ठीक। ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी जिसे बोला जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये संविधान के 76 में देखिएगा, संविधान के भाग 76 में है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये आर्टिकल 76 में इनके दिया गया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद के कोई भी सदन में भाग ले सकते हैं, कमेटी कोई बनता है उसमें भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। और 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21।
आर्टिकल 20 और 21 को, ठीक। तो ये अनुच्छेद आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 20 और 21 को नहीं आप निलंबित कर सकते हैं अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है फिर भी। सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन 27 का कह रहा है भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसे WHO ने क्या नाम दिया है जो कि 44 देशों में फैल गया है? ये भारत में नया वेरिएंट मिला है। तो B1617, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ग्लेवेनाइजेशन या ग्लेवेनाइज जब किया जाता है कि लोहे पर परत चढ़ाया जाता है कि लोहा में आपको मतलब कि लोहा मूर्छा ना हो उसमें, ठीक। तो ये आपको पाइप पर परत चढ़ाया जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये किसका चढ़ाया जाता है? तो ये जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, ठीक। ग्लेवेनाइजेशन में जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। स्टील या लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने पर क्रिया को ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। या लोहे पर लगने वाले जंग से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। तो 28 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर जैसे पेप्सी उप्सी आप देख सकते हैं, उसका आप बोतल वोतल खोलिएगा तो उसमें से गैस निकलने लगता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? तो CO2 ही है, ठीक। जीवाश्म ईंधन जड़ता है तो CO2 का भी आपको निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा। CO2 का क्या काम होता है कि प्रकाश के जो आता है ना, जो उसमें उसे अवशोषित कर लेता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है, जिसके CO2 जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे से आपको तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक। पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। जो हमारे वायुमंडल में CO2 है 0.03% है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, 78% के करीब है। पूरे यूनिवर्स में या तारों में देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर रूप से चुना है? कौन सा अभियान है? बिलीव इन स्पोर्ट। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा चुना गया है एथलीट एम्बेसडर के रूप में कि इस बिलीव इन स्पोर्ट में अभियान के लिए एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। इनका नाम है PV सिंधु। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 30 के आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक। यह ध्यान में रखिएगा। PV सिंधु और कनाडा के मिशेल ली भी बनाई गई हैं, ठीक। और इसमें क्या इस किस लिए? तो जो आपको हेर फेर किया जाता है ना, आपको प्रतियोगिता में हेर फेर धोखाधड़ी ये सबको रोकने के लिए ये बनाया गया है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लोजोन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? थॉमस बाच है, ठीक। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। स्थापना 1900 माफ कीजिएगा, स्थापना जो हुआ था इसका ये 1894 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी भी हो और मुद्रास्फीति भी हो, इसके संयुक्त घटक क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये कहलाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक। स्टैगफ्लेशन क्या कहलाता है? किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है क्योंकि इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों के कारण स्टैगफ्लेशन होता है, ठीक। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता पिता को खो देने वाली बच्चों को पढ़ाई के खर्च उठाने और उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलार योजना शुरू किए हैं? मीन्स कि मान लीजिए कोविड-19 के चलते बहुत से बच्चों का माता पिता खो गए हैं तो उनको पढ़ाई जारी रखने के लिए ये एक छात्रवृत्ति है, महतारी दुलार योजना। और ये किसके द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 32 के आंसर क्या हो जाएगा? आराम से आप लगा लीजिए, छत्तीसगढ़, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें पैसे दिए जाएंगे, ठीक। जैसे कि इस 1ली से 8वीं तक के बच्चे को 500 रुपया प्रति माह, और 12वीं आपको उसके बाद वाली से लेकर इसकी 9वीं से 12वीं तक ले 1000 रुपया दिया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में, ठीक। इन्हें आपको महतारी दुलार योजना इसका नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? लोकसभा में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों का जो प्रावधान किया गया है, जो सीटों का, ये किया गया है अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों के विधानसभा में SC/ST के जो सीट होंगे वो दिया गया है, ठीक। तो 332 में राज्यों के विधानसभा में और आप लोकसभा में 330 में दिया हुआ है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 34 के किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? देखिए, ये जो सुल्तान माने जाते हैं ना, इसे द्वितीय सिकंदर बोला जाता है भारत में, ठीक। और ये अपने को सिकंदर की तरह ही पूरे विश्व विजय घोषित करने के लिए चले थे। तो और जब विश्व इनका दोस्त बोला कि नहीं, आप वो काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो गुरु ही नहीं है। जैसे कि अरस्तु आपको सिकंदर का गुरु था, तो गुरु भी तो चाहिए, तभी तो वो आगे निर्देश देते रहता है कैसे कैसे करना है। आपके पास वैसा कोई गुरु भी नहीं है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये पहले इसके दोस्त बोला कि आप पहले इंडिया जीत कर दिखाइए, मतलब इंडिया के बहुत से क्षेत्र, तो इंडिया में बहुत से क्षेत्र ये जीते थे।
ठीक, मलिक काफूर एक आपको किन्नर बोल सकते हैं, इसका सेनापति था और बहुत से वो क्षेत्र जीता था दक्षिण में भी। ठीक, और यह याद रखिएगा, ये अपने सेना को मजबूत करने के लिए लगभग 4 से 5 लाख सेना रखने के लिए जो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे। ठीक, घोड़ा दागने की प्रथा जो है, हुलिया पहचानने की प्रथा जो है, कैंटीन वाला व्यवस्था जो है, और ज़्यादा सेना रखिएगा तो पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए थे अभी तक में दिल्ली सल्तनत में, 1-2 मतलब कि 50% टैक्स के रूप में ये लेते थे। ठीक, फसल की, तो ये याद रखिएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। बलबन ने साझेदार और पड़ोस की प्रथा स्टार्ट किया था, नवरोज त्यौहार था वो भी स्टार्ट किया था। और बलबन को यहाँ पर याद रखिएगा, बलबन जो है राज के देवीय सिद्धांत लागू किया था, और बलबन जो है ये रक्त लौह की नीति भी लागू किया था। ठीक, ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, ये आपको बताना है। ठीक, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जिसे रेगुर मिट्टी बोला जाता है या काली मिट्टी जिसे बोला जाता है, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, ये आंसर हो जाएगा डी। 35 का आंसर डी हो जाएगा। इसे काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें काला रंग किसके कारण होता है, तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक, और ये आपको बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण मिट्टी निर्मित होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी है। खादर नया जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। नदी के निक्षेपों द्वारा ये मिट्टी लाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में देखिएगा चाय योग का उत्पादन जो होता है ये लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, चाय। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है जो कि 180 डिग्री देशांतर दिनांक रेखा है, ये आपको खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर पार होता है लेकिन प्रशांत महासागर से ही होकर पार होता है। ठीक, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रशांत महासागर का जो आकार है ये ओ आकार का है। प्रशांत महासागर जो है ये भारत मतलब माफ कीजिएगा विश्व के सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की भी दृष्टि से और गहराई की भी दृष्टि से मरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर की सबसे गहराई वाला आपको बिंदु है, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। जैसे एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, वैसे ही प्रशांत महासागर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और वॉल्यूम की भी दृष्टि से भी और गहराई भी सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में ही मिलता है। ठीक, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही फूटता है। क्वेश्चन नंबर 37 के प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है आपको कब, तो ये मनाया जाता है 7 जून को। प्रतिवर्ष 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्पू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। निम्मू बजागो जो बांध है ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपको जिसे आपको कहा जाता है निम्मू भी लिखा जाता है, कहीं निम्पू भी लिखा जाता है। ठीक, और ये आपको एक प्रोजेक्ट है। ठीक, और ये आपको याद रखिएगा जिसे कौन सी नदी है जिसे पाकिस्तान का आपको जीवन रेखा बोला जाता है, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी पर ही है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कांच एक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांच एक क्या है, ठीक, कांच क्या है ये आपको बताना है। तो कांच एक क्या है, अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव है, ये याद रखिएगा। कांच में सिलिका होता है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगपो नदी, यांगपो भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। यरलुंग जंगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा। भारत के पूर्वी जो राज्य है यहाँ पर, और इसके द्वारा एक आपको द्वीप भी बनाया जाता है जो विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया हुआ द्वीप है, वो मांझली द्वीप है असम में, ये याद रखिएगा। यारलुंग जंगपो नदी को ही आपको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है, और इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। टोटल मैंने क्वेश्चन आपको कराया 40 मैंने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।